अगर मैं कहूँ कि हम लोग रोज सुबह जो दूध पी रहे हैं, मतलब उसमें वही डिटर्जेंट मिला है जिससे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो क्या कोई उस ग्लास को हाथ भी लगाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। हाँ, शायद नहीं। लेकिन कड़वा सच यही है कि हमारे शहरों में ना हेल्दी डाइट और फिटनेस के नाम पर रोज लिटरली यही हो रहा है। एकदम सही बात है, हम पोषण के नाम पर जहर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इतनी भारी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन बदले में हमें धीमा जहर मिल रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी भयानक शहरी खाद्य संकट पर चर्चा करेंगे, जिसे हम असल में जहरीली थाली कह सकते हैं। हाँ, जहरीली थाली। हम ये डिकोड करेंगे कि अर्बन कंज्यूमर हर तरफ से कैसे ठगा जा रहा है, और सबसे जरूरी बात, कैसे स्मार्ट एफपीओ नाम का एक नया मॉडल इस पूरी व्यवस्था को बदलने का समाधान दे रहा है। देखिए, ये जहरीली थाली वाला सिंड्रोम सिर्फ कीटनाशकों तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब और भी खतरनाक है। बहुत ज्यादा। शहरी उपभोक्ताओं को लगता है कि वे किसी महंगे सुपरमार्केट से फल सब्जियां खरीदकर सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत में ग्रामीण उत्पादन और शहरी खपत के बीच एक ऐसा डार्क जोन बन गया है जो अंदर ही अंदर हमारे स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। अच्छा, चलिए इस डार्क जोन को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि मिलावट सुनते ही ना सबसे पहले दिमाग में पानी मिलावा दूध ही आता है। वो तो बहुत बेसिक बात हो गई। हाँ, लेकिन जो सच्चाई स्रोतों से सामने आ रही हैं, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बाजार में धड़ल्ले से यूरिया और डिटर्जेंट से बना नकली दूध बिक रहा है। और सिर्फ दूध ही नहीं, वही तो, चीनी की चाशनी वाला नकली शहद, प्लास्टिक के चावल, कृत्रिम अंडे और जानवरों की चर्बी मिलावा नकली घी। मतलब ये तो सीधा सीधा क्रिमिनल फ्रॉड है। बिल्कुल। और ये धोखा सिर्फ बनावटी चीजों तक नहीं है, प्राकृतिक चीजों के साथ जो बायोकेमिकल खिलवाड़ हो रहा है ना, वो और भी खतरनाक है। बायोकेमिकल खिलवाड़? आप पकाने वाले केमिकल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, हम मार्केट में जो एकदम पीले और पके हुए केले या आम देखते हैं, उनमें से ज्यादातर को रातों रात पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन जैसे रसायनों का अवैध इस्तेमाल होता है। बाप रे। और इतना ही नहीं, डेयरी जानवरों से जबरदस्ती ज्यादा दूध निकालने के लिए और लौकी या कद्दू जैसी सब्जियों का आकार रातों रात बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। एक मिनट, ऑक्सीटोसिन, ये तो शायद एक हार्मोन होता है ना? जी बिल्कुल, ये एक हार्मोन है। तो इसका इंसानी शरीर पर क्या असर होता होगा जब हम इसे खाने के जरिए निगलते हैं? बहुत ही बुरा असर होता है। ये वही रसायन है जो हमारे शरीर के नेचुरल हार्मोनल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। अच्छा। लॉन्ग टर्म में ये इंसानों में गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बनते हैं। बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी इससे जुड़ी हैं। हे भगवान, मतलब हम जो फल और सब्जियों पोषण समझकर खा रहे हैं, वे असल में बीमारियों का एक टाइम बॉम्ब है। एकदम सही कहा आपने। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, क्या? इतना बड़ा रिस्क उठाकर अपनी सेहत दांव पर लगाकर भी शहरी उपभोक्ता कोई कम कीमत नहीं चुका रहा है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी आर्थिक समस्या भी है, जिसे पीरियोडिक ग्लट एंड शॉर्टेज कहा जाता है। हाँ, ये तो हमने अक्सर देखा है न्यूज में। बिल्कुल। कभी कभी बाजार में टमाटर और प्याज इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वे सड़कों पर सड़ रहे होते हैं। किसान उन्हें फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। हाँ, और फिर अचानक से कुछ ही हफ्तों बाद भारी कमी हो जाती है। और तब उन्हीं सब्जियों के दाम 200 से 300% तक बढ़ जाते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि इस 300% उछाल का फायदा किसानों को तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा। बिल्कुल नहीं। बीच में बैठा जो सप्लाई चेन का बिचौलिया तंत्र है ना, वो एक तरह का मिडलमैन टैक्स वसूल रहा है। मिडलमैन टैक्स। शहर के लोग अपनी जेब खाली कर रहे हैं और गांव में किसान खाली हाथ बैठा है। सारा मुनाफा वो सिस्टम खा रहा है जो इसी मिलावट और होर्डिंग को बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ये समस्या इतनी बड़ी है, जब ये साफ तौर पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुका है, तो क्या व्यवस्था इस पर ध्यान नहीं दे रही है? आखिर सरकार क्या कर रही है सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर हम अपने स्रोतों के डेटा को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें, तो भारत सरकार ने इस संकट को पहचाना है। तो फिर कदम क्या उठाए गए? इसके समाधान के लिए सरकार ने 10,000 FPO योजना जैसी बड़ी पहल शुरू की है। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, और इस योजना के लिए 6,865 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट भी आवंटित किया गया है। 6,865 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, मकसद ये था कि किसान एकजुट होकर अपनी सप्लाई चेन खुद संभाल सकें। तो फिर सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है?
इतने पैसों से तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। क्योंकि असली समस्या पॉलिसी में नहीं है, बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में है। डेटा बताता है कि वर्तमान में 90% से अधिक एफपीओ कमर्शियली फेल हो जाते हैं। 90%? ये तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल होने जैसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि इन्हें लागू करने वाली एजेंसियों और किसानों के समूहों में इंडस्ट्रियल माइंडसेट और बिजनेस अनुभव की भारी कमी है। अच्छा, वो इसे बिजनेस की तरह नहीं चलाते? बिल्कुल, वे इसे एक उद्यम की तरह नहीं चलाते। नतीजे के तौर पर ये संगठन सिर्फ सब्सिडी मांगने वाली इकाइयां बनकर रह जाते हैं। हाँ, मतलब बस सरकारी ग्रांट्स पे जिंदा रहते हैं। सही कहा, वे ग्रांट्स के भरोसे रहते हैं, लेकिन बाजार या कंज्यूमर के लिए कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के खर्च होने के बाद भी ना तो किसानों की गरीबी दूर होती है और ना ही हमारी जहरीली थाली की समस्या हल होती है। यानी पैसा लग रहा है, लेकिन अप्रोच बिल्कुल गलत है। एकदम गलत। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पुराना एफपीओ मॉडल एक डूबता हुआ जहाज है, तो ये नया स्मार्ट एफपीओ मॉडल इससे अलग कैसे है? क्या ये सिर्फ एक नया नाम और नया लेबल है, या सच में जमीनी स्तर पर कुछ बदला है इसमें? देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरे आर्किटेक्चर का बदलाव है। वो कैसे? पुरानी व्यवस्था सिर्फ किसानों की भीड़ इकट्ठी कर रही थी। इसके विपरीत स्मार्ट एफपीओ पूरी तरह से पेशेवर और टेक ड्रिवन है। इसे एक रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब के रूप में डिजाइन किया गया है। रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब सुनने में तो काफी एडवांस लग रहा है। भी, ये सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ये गांव में लगी एक इंडस्ट्री है जो सीधे तौर पर अर्बन कंज्यूमर की क्लीन एंड गुड फूड के डिमांड को पूरा करने के लिए बनाई गई है। क्लीन एंड गुड फूड, ये शब्द सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगी आजकल बाजार में ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल, फार्म फ्रेश, इन नामों के इतने लेबल चिपकाए जा रहे हैं कि उन पर भरोसा करना नामुमकिन सा हो गया है। आपका संशय बिल्कुल जायज है। हाँ ना, मतलब कोई भी अपने प्रोडक्ट पर एक हरा स्टिकर लगाकर उसे महंगा बेच सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि स्मार्ट एफपीओ का खाना सच में साफ है? स्मार्ट एफपीओ इसी ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने पर सबसे ज्यादा काम करता है। कैसे? सबसे पहले तो इनका ग्राउंड रूल है जीरो एमिशन नेचुरल फार्मिंग, जिसे जीएनएफ कहते हैं। अच्छा, मतलब सिंथेटिक कीटनाशकों या यूरिया की जगह पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाले बायो इनपुट का इस्तेमाल होता है। और जो केमिकल्स फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीटोसिन या कार्बाइड जैसे रसायनों पर जीरो टॉलरेंस है, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ दावा करना काफी नहीं है ना? बिल्कुल, इसीलिए वे एक बहुत ही पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस या डीपीपी कहा जाता है। डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस, ये चीज काम कैसे करती है? आप जो भी उत्पाद खरीदते हैं, उस पर सिर्फ ऑर्गेनिक का कोई प्रिंटेड स्टिकर नहीं होता, उस पर एक डायनामिक क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड? हाँ, जब एक कंज्यूमर सुपरमार्केट में अपने फोन से उस कोड को स्कैन करता है, तो उसे उस प्रोडक्ट की पूरी डिजिटल कहानी मिल जाती है। लेकिन एक मिनट, क्यूआर कोड तो कोई भी जनरेट करके प्रिंट कर सकता है ना? कोई किसान या बिचौलिया ऐप में गलत डेटा भी तो फीड कर सकता है। यहीं पर इसका टेक स्टैक काम आता है। ये कोई साधारण डेटा एंट्री नहीं है, ये ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉग्स पर आधारित होता है। अच्छा, ब्लॉकचेन है तो डेटा बदल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। जब आप स्कैन करते हैं तो आपको उस खेत के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वाओ! मिट्टी की टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट दिखती है, फसल बोने से लेकर काटने तक किस दिन कौन सा बायो इनपुट डाला गया, उसका टाइम स्टैम्प और जियो टैग्ड फोटो होता है। सच में? इतना डिटेल? हाँ, और हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग यूनिट में उसे कैसे साफ किया गया, उसका भी सर्टिफिकेट होता है। इसे कोई एक व्यक्ति बैठ के मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब ये तो सब्जियों और फलों के लिए एक पारदर्शी पासपोर्ट की तरह हो गया। एकदम सही कहा आपने। जहां आप देख सकते हैं कि आपके खाने ने खेत से लेकर आपकी प्लेट तक की यात्रा कैसे और किन शर्तों पर तय की है। ये सच में कंज्यूमर को एक अलग ही पावर देता है। बिल्कुल, ये सिस्टम उस अंधेरे को खत्म कर देता है जहां किसी को पता ही नहीं होता कि उसका खाना आ कहां से रहा है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है मेरे दिमाग में। जी पूछिए। हाईटेक ब्लॉकचेन, डायनामिक क्यूआर कोड, जीरो केमिकल फार्मिंग, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसिंग, ये सब सुनकर मुझे बस एक ही चीज लग रही है कि ये खाना आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, क्योंकि बाजार में आज भी ऑर्गेनिक के नाम पर एलीट क्लास से 50 से 100% तक ज्यादा कीमत वसूली जाती है ब्रांड्स के जरिए। सही बात है। तो क्या स्मार्ट एफपीओ का ये साफ खाना भी सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए ही है? ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे स्मार्ट एफपीओ मॉडल तोड़ता है। इसका अर्थशास्त्र बहुत ही दिलचस्प है। कैसे?
बजाय प्रीमियम चार्ज करने के ये पेनिट्रेटिव प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेटिव प्राइसिंग? हाँ, इसका मतलब है कि एक क्लीन एंड गुड फूड बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले सामान्य उत्पादों की तुलना में 10 से 30% सस्ते दाम पर मिलता है। सस्ता? एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। शुद्ध चीजें और वो भी इतनी तकनीक के साथ सस्ती कैसे हो सकती हैं? इसके पीछे सीधा सा गणित है। सामान्य सप्लाई चेन में किसान के खेत से निकली सब्जी घरों तक पहुंचने में 4 से 5 बिचौलियों से होकर गुजरती है। जैसे लोकल एजेंट, मंडी वाले? हाँ, लोकल एजेंट, बड़ी मंडी, थोक व्यापारी, रिटेलर। हर बिचौलिया अपना 15 से 20% मार्जिन जोड़ता है। बिल्कुल। स्मार्ट एफपीओ इन सभी बिचौलियों की परतों को पूरी तरह से हटा देता है। किसान सीधा एफपीओ को देता है और एफपीओ सीधा शहर के डिस्ट्रीब्यूशन हब में। अच्छा, डायरेक्ट सप्लाई। जी, और इससे जो 20 से 40% की भारी बचत होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे शहरी उपभोक्ता को डिस्काउंट के रूप में पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस 40% बचा रहा है, तो बेसिक बिजनेस लॉजिक तो यही कहता है कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास रख ले। वो इसे कंज्यूमर को सस्ते में क्यों देंगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ कुछ हजार अमीर लोगों को एक लग्जरी ऑर्गेनिक ब्रांड बेचना नहीं है। उनका विजन मास मार्केट को कैप्चर करना है। अच्छा, बड़े स्केल पर काम करना। हाँ, अगर उन्हें केमिकल वाले जहरीले उत्पादों की मोनोपोली को तोड़ना है, तो उन्हें कीमत आम आदमी के बजट के अंदर रखनी ही होगी। जब वे दाम कम रखते हैं, तो उनका वॉल्यूम यानी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका प्रॉफिट अपने आप सस्टेनेबल हो जाता है। का क्या मतलब? अगर कोई ऑर्गेनिक सब्जी 4 दिन पुरानी है, तो उसका पोषण तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल। एक सामान्य सिस्टम में सब्जियां मंडियों में कई दिनों तक पड़ी रहती हैं। स्मार्ट एफपीओ इस 3 से 5 दिन के ट्रांजिट को घटाकर सिर्फ 12 से 24 घंटे कर देता है। सिर्फ 12 घंटे? ये कैसे मुमकिन है? इसे जस्ट इन टाइम फ्लो कहते हैं। कटाई के 24 घंटे के अंदर सब्जी ताजी अवस्था में शहरी केंद्रों तक पहुंच जाती है। वाह! इससे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे बहुत ही सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते, जो आमतौर पर बासी होने से खत्म हो जाते हैं। और जो सब्जी बिक नहीं पाती, उसका क्या? क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मल रिटेल वाले पानी छिड़क कर 3 दिन पुरानी मुरझाई हुई सब्जी भी बेचते रहते हैं। स्मार्ट एफपीओ में बासी सब्जी बेचने पर जीरो टॉलरेंस है। यहाँ एक जीरो वेस्ट लूप काम करता है। जीरो वेस्ट लूप? हाँ, जो सब्जी शाम तक नहीं बिकती, उसे वापस इंडस्ट्रियल यूनिट में मंगा लिया जाता है। तो क्या उसे फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करके उच्च गुणवत्ता वाले वेजिटेबल पेस्ट या पाउडर में बदल दिया जाता है, ताकि विटामिन बरकरार रहें। ये तो बहुत ही बढ़िया है। एक तरह का जीरो वेस्ट और मैक्सिमम न्यूट्रिशन वाला लूप हो गया। कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा। जी। लेकिन जब आप बार बार इस इंडस्ट्रियल यूनिट या रूरल हब का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी, क्या इसका प्रभाव सिर्फ हमारी किचन तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या ये पूरे शहर के इकोसिस्टम को भी प्रभावित करता है? इसका असर किचन से बहुत ज्यादा बड़ा है। सच कहूँ तो हम शहरी लोग ग्रामीण पर्यावरण कुप्रबंधन के सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। वो कैसे? सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों का हाल सोचिए। हाँ, प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। जब खेतों में पराली जलाई जाती है, तो शहरों का दम घुटने लगता है। PM 2.5 का स्तर जानलेवा हो जाता है और स्मॉग छा जाता है। तो स्मार्ट एफपीओ इसमें कैसे मदद करता है? स्मार्ट एफपीओ इस कृषि अपशिष्ट या पराली को जलने ही नहीं देते। उनके पास जो रूरल इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो इस कचरे को और पशुओं के गोबर को प्रोसेस करके बायो सीएनजी और बायोचार में बदल देती है। मतलब जो कचरा पहले धुआं बनकर हमारे फेफड़ों में जा रहा था, उसे अब स्वच्छ ईंधन में बदला जा रहा है? बिल्कुल। और इसके अलावा जब गोबर को खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे मीथेन गैस निकलती है। हाँ, मीथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक होती है शायद। जी। बायो सीएनजी प्लांट लगाकर ये एफपीओ हर साल 60,000 से अधिक कार्बन क्रेडिट्स उत्पन्न करते हैं। 60,000? बाप रे! तो सोचिए, जब एक कंज्यूमर स्मार्ट एफपीओ से सब्जी खरीद रहा है, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से अपने शहर की हवा को साफ करने में भी मदद कर रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है और मुझे लगता है कि इसका एक गहरा सामाजिक प्रभाव भी होता होगा। बिल्कुल होता है। क्योंकि जब गांव में ऐसी इंडस्ट्री लगेगी, तो जाहिर है कि नौकरियां भी पैदा होंगी। जी हाँ, ये रूरल अर्बन डिवाइड को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पाटता है। इन प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन को चलाने के लिए गांव में 3000 से अधिक महिलाओं को सशक्त किया जाता है। अच्छा, जिन्हें शायद लखपति दीदी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई दान या चैरिटी नहीं है। उपभोक्ताओं की खरीदारी से
ये महिलाएं असल में यूनिट्स की ऑपरेटर और माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा 500 से ज्यादा पेशेवर नौकरियां और 100 से ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर सीधे गांव में पैदा होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा शहर को ये मिलता है कि जो मजबूरी का पलायन होता है वो कम हो जाता है। सही कहा। मतलब ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए शहरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और भीड़ भाड़ पर जो भारी दबाव है वो अपने आप कम होने लगता है। एकदम सटीक बात। और ये बायो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम सिर्फ खाने पीने की चीजों पर आकर नहीं रुकता। कई ऐसे नॉन फूड प्रोडक्ट भी हैं जो सीधे अर्बन लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। नॉन फूड प्रोडक्ट्स स्मार्ट एफपीओ से, जैसे क्या? जैसे कि वैदिक प्लास्टर। वैदिक प्लास्टर ये क्या होता है? ये एक गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक खनिजों को प्रोसेस करके बनाया गया एक प्लास्टर है, जिसे शहरी घरों की दीवारों पर लगाया जा सकता है। अच्छा। इसकी खूबी ये है कि ये गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। और ये रेडिएशन को रोकने में भी मदद करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार इनोवेशन है। इसी तरह वे प्राकृतिक पेंट्स भी बनाते हैं। हमारे आम पेंट्स में जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं ना, जिन्हें VOC कहते हैं, हाँ, जिनकी स्मेल से ही सिर दर्द हो जाता है। जी, FPO 0 VOC वाले प्राकृतिक पेंट्स बना रहे हैं जिनमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सीड पेपर का। सीड पेपर मतलब बीज वाला कागज। हाँ, ऐसा कागज जिसे इस्तेमाल के बाद अगर आप मिट्टी में डाल दें तो उसमें से पौधे निकल आते हैं। ये तो बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है। और जो शहरी लोग कंक्रीट के जंगलों से दूर प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, उनके लिए वृंदावन ग्राम जैसे एग्री टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं, जहां आप सप्ताहांत के लिए ग्रामीण होमस्टे में जा सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब सब कुछ एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आएं, स्रोत सामग्री के आधार पर, तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्मार्ट FPO केवल एक सप्लायर नहीं है। ये स्वास्थ्य, पारदर्शिता और सामर्थ्य का एक रणनीतिक भागीदार है। हम जागरूक नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। हमें उन पुराने और अकुशल FPO पर अंधा भरोसा करने के बजाय इन पेशेवर टेक संचालित ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करना चाहिए। इसे ही हम असली कंज्यूमरिज्म विद द कॉन्शियस या विवेक के साथ उपभोक्तावाद कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पूरी पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग करके शहर और गांव दोनों को बचाया जा सकता है। जी। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक सवाल मैं सबके दिमाग में छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस या डायनामिक QR कोड्स ने हमारे खाने की सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता ला दी है। जरा सोचिए, अगर हम इसी स्मार्ट मॉडल और पूर्ण पारदर्शिता को शहरी जीवन की अन्य बुनियादी जरूरतों पर लागू कर दें तो क्या होगा? जैसे कि हमारी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग या फिर हमारे कपड़े, जिसे हम फास्ट फैशन कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अगर वहाँ भी हमें ऐसा ही डिजिटल लॉग मिलने लगे तो क्या हम सच में एक पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री और पारदर्शी दुनिया नहीं बना सकते? इस पे जरूर विचार करें। आज के लिए बस इतना ही।